नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी क्लासेस के इस ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट और बेहतरीन सीरीज लेके आए हैं। दोस्तों, इस सीरीज़ में साथियों हम मॉक टेस्ट जो है एचएससी जो एग्ज़ाम लेने वाला है दोस्तों, सीईटी प्री का, उससे संबंधित दोस्तों जो है हम मॉक टेस्ट लेके आए आपके लिए। और ये मॉक टेस्ट दोस्तों बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट रहेंगे और बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्न जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है साथियों, वो हम इसमें करवाने वाले हैं। ये मॉक टेस्ट पूरा दोस्तों पूरा का पूरा मॉक टेस्ट होगा, 100 नंबर का होगा। जैसा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन आने वाले दिनों में सीईटी प्री का एग्ज़ाम लेने वाला है साथियों, उसी एग्ज़ाम के बेस्ड हम पूरा 100 नंबर का जो है 100 क्वेश्चन का 100 नंबर का एग्ज़ाम लेने वाले हैं साथियों। और दोस्तों इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि 85 प्लस नंबर दोस्तों कैसे लेके आए जाए, कि किन किन फैक्टर्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कौन कौन से दोस्तों अपने जो वीक पॉइंट्स हैं, कहाँ पे ध्यान दिया जाए ताकि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है स्कोर किया जाए। क्योंकि दोस्तों अब की बार कंपटीशन बहुत भयंकर कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि सीईटी में कंपटीशन थोड़ा सा इसलिए होने वाला ज़्यादा है क्योंकि इसमें एक बंदे को एक ही पोस्ट मिलने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक बंदा कहीं कहीं जगह सिलेक्ट हो रहा है, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब मिले, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जॉब मिलेगी दोस्तों, तो ज़्यादा कंपटीशन दोस्तों होने वाला है। तो साथियों, आप लोगों ने थियोरेटिकल पोर्शन जो है आपने बहुत बहुत जो है बहुत जगह आपने पढ़ भी लिया, आपने आपके पास किताबें भी होंगी, बुकें भी होंगी साथियों, सब चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। लेकिन मॉक टेस्ट का जो समय है साथियों, वो अब बिल्कुल सही समय है। तो इसी कड़ी में आज हम आपके लिए फर्स्ट मॉक टेस्ट लेके आए दोस्तों। और इस मॉक टेस्ट को आपने शुरू से लेकर के फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर के दोस्तों आपने जो 100 क्वेश्चन होगा साथियों, वहाँ तक आपने देखना है। और लास्ट में कमेंट करके साथियों आपने अपना स्कोर बताना है कि आपने 100 में से दोस्तों कितना स्कोर किया। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, आप इस सीरीज़ को दोस्तों लगातार फॉलो कीजिए। हम 2 दिन में दोस्तों आपको एक मॉक टेस्ट कराने वाले हैं। 2 दिन में एक मॉक टेस्ट। जिन जिन पोर्शन में आपको दिक्कत आएगी, जिन जिन पोर्शन में आपको जो है वीक पॉइंट आपको लगेगा, जहाँ आपके नंबर कटेंगे दोस्तों, वहाँ पे आप दोस्तों जो है रिवीजन कीजिएगा, उसी पोर्शन पे रिवीजन कीजिएगा। चलो दोस्तों शुरू करते हैं अपना फर्स्ट मॉक टेस्ट। दोस्तों ये अपने फर्स्ट मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी एक बात और बताना चाहूँगा। मैथ्स के इसमें आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। रीजनिंग के भी आपके इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे। और हिंदी के दोस्तों आपके इसमें 15 क्वेश्चन रहेंगे। इंग्लिश के भी आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे साथियों। और हरियाणा जीके के दोस्तों आपके इसमें 20 से 22 क्वेश्चन रहेंगे। और जो दोस्तों नेशनल जीके अपनी जो सिंपल जीके साथियों, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, कंप्यूटर वगैरह के साथियों इसमें 18 से 20 क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। तो मतलब टोटल मिला करके आपको 100 क्वेश्चन आपको मिलने वाला है दोस्तों इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना काम। क्वेश्चन पूछा गया कि जैन आचार्यों को निम्न रूप में जाना जाता है। मतलब कि जैन आचार्य हैं उसको दोस्तों किस नाम से पुकारा जाता है? सूफी, गुरु, तीर्थंकर या महर्षि। तो साथ जैन आचार्यों को हम किस के रूप में जानते हैं? हम जानते हैं तीर्थंकर के रूप में। अब दोस्तों ये क्वेश्चन दोस्तों जो आया है, ये आया है एंशियंट हिस्ट्री से। जो अपने हिस्ट्री का जो प्राचीन जो भारत है दोस्तों, प्राचीन जो हिस्ट्री है वहाँ से क्वेश्चन आया है। प्राचीन हिस्ट्री में आपको एक तो दोस्तों जैन टॉपिक, और एक दोस्तों एक और टॉपिक है, उसका नाम है बुद्ध। ये दोस्तों 2 टॉपिक तो आपने बिल्कुल रट देना है साथियों। यहाँ से 110% क्वेश्चन आने वाला है। अब दोस्तों आपकी 4 से 6 शिफ्ट होने वाली है सीटी एग्ज़ाम में। तो 4 से 6 शिफ्ट में से आपको किसी न किसी शिफ्ट में 2 से 3 शिफ्ट में दोस्तों इन दोनों टॉपिक से 110% क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। ये बात मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन के बारे में। ये क्वेश्चन का दोस्तों आंसर तो हमने देख लिया कि जैन आचार्य को हम तीर्थंकर के रूप में जानते हैं। अब दोस्तों जब जैन आचार्य की बात चल पड़ी है तो साथियों मैं जो है इसमें आपके 2 से 3 पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। जैन जो धर्म था दोस्तों, इसमें तीर्थंकर कितने हैं दोस्तों? इसमें टोटल 24 तीर्थंकर हुए। मतलब कि 24 तीर्थंकर हुए। जैसे दोस्तों हम गुरु, अपने हिंदुओं में हम गुरु बोल देते हैं दोस्तों, ऐसे जैन में हम तीर्थंकर बोलते हैं दोस्तों, तीर्थंकर। अब 24 तीर्थंकर है दोस्तों। अब 24 में से इंपॉर्टेंट कौन कौन सा है? एक तो दोस्तों 24वां इंपॉर्टेंट है। 24वें का नाम क्या है साथियों? 24वें का नाम है महावीर। 24वें का नाम हो जाएगा महावीर। और साथियों फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट का नाम क्या हो जाएगा? फर्स्ट का नाम हो जाएगा तो ऋषभदेव। दोस्तों दोनों जो है इंपॉर्टेंट है। जैन
जैन में जो 24th है महावीर, और जो फर्स्ट है ऋषभदेव। और दोस्तों जैसा मैंने आपको अभी बताया, जैन के साथ साथ आपको बुध भी अगर आप कर लोगे तो आपके जो है 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म हो जाएंगे साथियों। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित चित्रकारों में से किसे जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी दी थी, मतलब कि उपाधि दी थी। किसको दी थी दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो साथियों जहांगीर ने नादिर उज जमा की जो पदवी दी थी वो दी थी अबुल हसन को। अबुल हसन कौन था दोस्तों? चित्रकार था। जहांगीर के दरबार में फेमस चित्रकारों में से एक चित्रकार कौन था? अबुल हसन था। अब साथियों जहांगीर जो है, जहांगीर एक मुगल बादशाह था। कौन सा था दोस्तों? मुगल एम्परर था। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि जहांगीर का जो पिता था वो कौन था? जहांगीर के पिता का नाम, जहांगीर के जो है दादाजी का नाम दोस्तों मेदली। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर यही बता देता हूँ। मेदली, वैसे तो मुगल बादशाह बहुत सारे हुए, लेकिन 6 मुगल बादशाह को जो है याद किया जाता है, जो हिस्ट्री के अंदर जिनको ज़्यादा से ज़्यादा जाना जाता है। जहांगीर के जो पिता का नाम था, जहांगीर के पिता का नाम था दोस्तों अकबर। अकबर के दोस्तों पिता का नाम था हुमायूं। आपने दोस्तों ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस मुगल बादशाह के पिता का नाम क्या था या इस मुगल बादशाह के बेटे का नाम क्या है। तो मतलब कि हुमायूं के बेटे का नाम अकबर, अकबर के बेटे का नाम था दोस्तों जहांगीर। आप दोस्तों यहाँ से चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरा क्वेश्चन पॉलिटी का जो सब्जेक्ट है अपना, वहाँ से क्वेश्चन आया है। 1930 से 32 की अवधि में भारत और ब्रिटेन के राजनेताओं की लंदन में हुई बैठकों को प्राय प्रथम, द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन के रूप में उल्लेखित किया जाता है। उनका उसी रूप में उल्लेख गलत हुआ क्योंकि? दोस्तों क्वेश्चन समझिए आप। जो आप लोगों ने सुना होगा गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन का सबसे पहले इस क्वेश्चन में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, सबसे पहले वो देखते हैं। जो प्रथम कितने गोलमेज सम्मेलन हुए? 3 गोलमेज सम्मेलन है। पहला कब हुआ? 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में। आप ये यहाँ से याद कर सकते हो। अब इसने ये कहा कि भाई प्रथम, द्वितीय, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, उनमें से जो गलत है वो बताना है दोस्तों। ऑप्शन देखते हैं हम गलत। फर्स्ट ऑप्शन है इनमें से 2 में राष्ट्रीय कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, को ये फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने तो दोस्तों जो बीच वाला मतलब कि सेकंड जो अधिवेशन था, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था, उसमें भाग नहीं लिया, मतलब कि ये ऑप्शन तो ठीक है। दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़कर जिन भारतीय दलों ने भाग लिया उन्होंने पूरे भारत का नहीं वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल ठीक है दोस्तों बात, ये बिल्कुल ठीक है बात, मतलब कि क्वेश्चन में बात ठीक कही गई है। अगर मैं आपको नेक्स्ट की बात करूँ, ब्रिटेन की लेबर पार्टी सम्मेलन के बीच में ही हट गई थी और ये सम्मेलन की कार्यवाही पक्षतापूर्ण हो गई थी। बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा साथियों। ये 3 अलग अलग सम्मेलन नहीं थे, अभी तो एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई। नहीं दोस्तों, ये अलग अलग तीन जो है गोलमेज सम्मेलन थे। जो फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन है 1930 में, सेकेंड वाला 1931 में, और दोस्तों थर्ड वाला 1932 में। और साथियों इसमें मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। इसमें दोस्तों एक पॉइंट तो यही ऐड हुआ है कि जो कांग्रेस ने जो हिस्सा लिया दोस्तों, वो सेकंड सम्मेलन में है कांग्रेस ने। और दोस्तों जिस सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया उसी में दोस्तों जो अपने महात्मा गांधी जी थे, महात्मा गांधी जी उन्होंने हिस्सा लिया। और महात्मा गांधी जी के साथ साथ दोस्तों सरोजनी नायडू, क्वेश्चन पूछा गया किस भारतीय महिला ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो उसका नाम हो जाएगा सरोजनी नायडू। यही याद दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए कि महात्मा गांधी जी के साथ सरोजनी नायडू ने किस अधिवेशन में हिस्सा लिया, मतलब कि कौन से गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन में दोस्तों हिस्सा लिया। अब दोस्तों 1-2 क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ आपको यहाँ से, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, 1930 का, 1931 का और 1932 का। ऐसे भारतीय नेता का नाम बताओ जिसने 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। जैसे महात्मा गांधी ने सेकंड में लिया था 1931 वाले में, लेकिन दोस्तों ऐसे 2 नेता हैं अपने भारत से जिन्होंने तीनों जो गोलमेज सम्मेलन है उनमें भाग लिया। उनमें से दोस्तों फर्स्ट नेता है भीमराव अम्बेडकर, और दोस्तों जो दूसरे नेता थे जिन्होंने अम्बेडकर जी के साथ जो है इस सम्मेलन में भाग लिया वो थे तेज बहादुर
तेज बहादुर स्प्रू, इसको हम नाम इसी नाम से जानते हैं दोस्तों, अपने नाम भी सुना होगा, भीमराव अम्बेडकर और तेज बहादुर स्प्रू, दो ऐसे भारतीय नेता हुए जिन्होंने तीनों के तीन गोल में सम्मेलन में दोस्तों जो है भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। दोस्तों अपने आप लोगों ने ये जो है देखना है कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, कौन सा क्वेश्चन राइट हुआ। जो वाला दोस्तों गलत हुआ उसको ही देखना कि गलत क्यों हुआ, कहाँ पे मेरी गलती थी। तो साथियों आपने वो जो टॉपिक है बहुत अच्छे से तैयार करना है। फोर्थ क्वेश्चन में बात करते हैं दोस्तों, गवर्नर जनरल। साथियों मैं इस क्वेश्चन में जो है सबसे पहले स्टार लगा देता हूँ, 5 स्टार। ये 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछा गया। गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत बनाया गया। बहुत ध्यान से साथियों ऑप्शन देखने आपने। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1784, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और चार्टर अधिनियम 1793। साथियों इस क्वेश्चन को वैसे सही पूछने का तरीका ये नहीं है, सही पूछने का तरीका, क्योंकि गवर्नर जनरल की अगर मैं बात करूँ ना, तो गवर्नर जनरल साथियों सबसे पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। जब बंगाल के गवर्नर वाली बात नहीं की सेट होगी साथियों, तब पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया गया। या तो दोस्तों ने ये बात पूछनी थी, गवर्नर जनरल का जो पद है बंगाल के लिए किस अधिनियम के तहत बनाया गया। या फिर दोस्तों को दूसरा क्वेश्चन ये पूछना था, गवर्नर जनरल का जो पद है भारत के लिए, भारत के हिसाब से किस अधिनियम के अंतर्गत बनाया गया। अब दोस्तों अगर मैं बंगाल की बात करूँ तो दोस्तों बंगाल की अगर बात करूँ तो बंगाल के लिए दोस्तों एक जो पद बनाया गया उसके हिसाब से जो राइट आंसर होगा ये होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगर मैं दोस्तों पूरे इंडिया के हिसाब से बात करूँ तो इसका जो राइट आंसर होगा 1833 का चार्टर एक्ट। लेकिन 1833 का चार्टर एक्ट ऑप्शन में कहीं नहीं है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का जो पद है भारत में पहली बार जो है बनाया गया दोस्तों। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं दोस्तों, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की बात बता देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं साथियों, सुमेलित कीजिए कि जो ये है इस राज्य से संबंधित है। अब दोस्तों मोपाला है, मुरिया है, टोडा है, मुंडा है। अब ये बताना है किस किस राज्य में है, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में है, केरल में है, छत्तीसगढ़ में है। अब जिस चीज़ का हमारे को पता है वो देख लेते हैं। जो मोपाला है दोस्तों, ये आपने 1857 की क्रांति में विद्रोह सुना होगा, मोपाला विद्रोह सुना होगा साथियों। उस विद्रोह का नाम है मोपाला विद्रोह। मोपाला विद्रोह कहाँ था दोस्तों, मोपाला विद्रोह था केरल में। और साथियों एक जाति सुनी होगी आपने, जाति ट्राइब जिसको हम ट्राइब बोलते हैं, मुंडा जो ट्राइब है दोस्तों वो कहाँ पे है, वो पाई जाती है उड़ीसा के अंदर। और साथ ही 2 ऑप्शन हमने क्लियर कर दिए। अब तीसरा ऑप्शन है दोस्तों टोडा जो ट्राइब है, पाई जाती है तमिलनाडु के अंदर। और तमिलनाडु के अंदर दोस्तों एक पहाड़ी है, नीलगिरी की पहाड़ी दोस्तों। नीलगिरी की पहाड़ी के ऊपर दोस्तों ये जो है टोडा जनजाति पाई जाती है। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, नीलगिरी की जो पहाड़ी है जो उसका सबसे पीक पॉइंट है दोस्तों, उसका नाम है डोडा बेटा। अब साथियों 3 पॉइंट हम कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा इसको मिला करके देख लेते हैं कौन सा आंसर बनेगा। हमने देखा कि मोपाला का फर्स्ट का सी है, फर्स्ट का सी दोस्तों ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, तो हमारा ए ऑप्शन ठीक हो सकता है, डी ऑप्शन ठीक हो सकता है। और दोस्तों हमने देखा मुंडा जो ट्राइब है वो उड़ीसा के अंदर है, मतलब कि 4th का ये। अब दोस्तों 4th का है तो अभी ये 2 ऑप्शन अभी बचते हैं। दोस्तों टोडा जो जनजाति है, टोडा जनजाति तमिलनाडु में है, सी का बी। अब दोस्तों सी का बी देख लो आप कहाँ पे है, सी का बी मतलब 3rd का बी ये है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो इसके ये जो है राइट आंसर बनता है। नीचे महिलाओं के परंपरागत परिधानों एवं राज्यों की एक सूची दी गई है, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है। मतलब कि जो क्वेश्चन पूछा गया है, जो महिलाएं हैं तो वहाँ के परंपरागत परिधान है तो उनके बारे में बात की गई है। एक जो इनमें से 3 सही है, एक गलत है, वो गलत बताना कौन सा है। बोकू सिक्किम ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, तो कौन सा गलत हो जाएगा, मुंडू छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर सी। ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से मिलता जुलता है। क्वेश्चन में पूछा गया है ए वायर विद ब्लैक इंसुलेशन मतलब कि जो काली तार होती है ड्यूरिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई के अंदर, वो मेनली किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है, वो यूज़ की जाती है दोस्तों
उदासीन तार मतलब कि न्यूट्रल तार के लिए। अब साथियों तार अगर हम बात करें, आपने देखा होगा एक रेड तार होती है, लाल तार होती है, एक ब्लैक होती है, एक ब्लू टाइप की होती है दोस्तों। तो जो ब्लैक होती है वो होती है न्यूट्रल तार। और लाइव वायर कौन सी होती है दोस्तों? लाइव होते तार उसको कहा जाते हैं रेड वायर के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। भाई रेड इंसुलेशन दोस्तों किस इलेक्ट्रिक सप्लाई में यूज की जाती है? तो लाइव वायर में। अगर मैं आपको अर्थ वायर की बात बताऊं, अर्थ वायर में दोस्तों ग्रीन वायर अर्थ वायर के लिए यूज की जाती है दोस्तों। साथियों ये क्वेश्चन आप बड़े इजीली और बड़े बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर ये क्वेश्चन है, डिपेंड करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स कॉजेज मिनिमम एनवायरमेंट पोल्यूशन? जो सबसे कम प्रदूषण जो फैलाता है वो कौन सा फैलाता है? डीजल दोस्तों। डीजल को तो वैसे ही सरकार बंद करने वाली है। कोयला नहीं होगा साथियों, केरोसिन नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन आज का दोस्तों जो फ्यूचर का जो फ्यूल है वो हाइड्रोजन ही है। तो क्यों है दोस्तों ये? क्योंकि ये दोस्तों मिनिमम एनवायरमेंट पोल्यूशन जो है देता है अपने एनवायरनमेंट को। मानव त्वचा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है। मानव त्वचा, ह्यूमन स्किन क्या है? सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमन सेल एक ऑर्गन है। तो दोस्तों अपने शरीर का जो लॉन्गेस्ट ऑर्गन दोस्तों यही है ह्यूमन स्किन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अपने शरीर का ह्यूमन बीइंग के शरीर का जो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो कौन सा है? तो क्या हो जाएगा साथियों? ह्यूमन स्किन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया कि हार्ट बीट होती है दोस्तों, जो हार्ट बीट्स आर कॉज्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल करंट दैट ओरिजिनेट इन। हार्ट बीट दोस्तों कहाँ पे जो है ओरिजिनेट की जाती है? इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से जो है अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत ईजिली। मस्तिष्क में, रुधिरा में, स्पाइनल कॉर्ड में, हार्ट में। दोस्तों हार्ट बीट तो हार्ट में ही होगी, इसमें तो कोई पूछने वाली बात है ही नहीं। अब दोस्तों ये थोड़ा करंट क्वेश्चन है, आप इसको बड़े ध्यान से अटेम्प्ट कीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को हाल ही में मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। लोकायुक्त की नियुक्ति कौन करता है? जो दोस्तों अपने हरियाणा में भी लोकायुक्त की जो नियुक्ति की गई थी, इस टाइम एट प्रेजेंट भी लोकायुक्त कौन है दोस्तों? आपको ये बताना है। किसके द्वारा की जाती है लोकायुक्त की नियुक्ति? राज्य का राज्यपाल के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य के जो राज्यपाल हैं अपने अपने राज्य के राज्यपाल के द्वारा दोस्तों इसकी नियुक्ति की जाती है, इसकी लोकायुक्त की। अगर मैं आपको हरियाणा के लोकायुक्त के बारे में बात करूं तो हरियाणा का जो लोकायुक्त है दोस्तों वो कौन हो जाएगा? हरिपाल वर्मा जी हरियाणा के एट प्रेजेंट लोकायुक्त हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन पूछा गया, करंट का क्वेश्चन है साथियों ये। सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय, एक मंत्रालय दोस्तों कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के सचिव के रूप में किसको अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा आउट ऑफ रेंज क्वेश्चन है, लेकिन ये पूछा क्यों गया इसके भी मैं आपको एक बहुत बेहतरीन जो इसका लॉजिक है वो बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम इसका जो आंसर पता कर लेते हैं। आंसर क्या है इसका? जो आंसर है साथियों वो रहेगा सौरभ गर्ग को सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में अतिरिक्त विभाग दिया गया। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया दोस्तों? क्वेश्चन इसलिए पूछा गया कि जो सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन विभाग है दोस्तों, ये इसका जो मंत्री हैं, इसके मंत्री दोस्तों अपने हरियाणा के जो गुरुग्राम की सीट है दोस्तों, एमपी की सीट, वहाँ से जो एमपी हैं राव इंद्रजीत सिंह जी साथियों, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री के जो प्रमुख हैं वो राव इंद्रजीत सिंह जी हैं। अब दोस्तों इस कड़ी में इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन मैं जोड़ता हूँ। क्वेश्चन क्या जुड़ेगा? हरियाणा के अंदर जो हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ मिनिस्टर कौन है? हेल्थ मिनिस्टर दोस्तों राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती राव हरियाणा के अंदर हेल्थ मिनिस्टर है दोस्तों। इसीलिए ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे जोड़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन पूछा गया कि आरडीबीएमएस में डेटा जो कहाँ स्टोर होता है? आरडीबीएमएस डाटा स्टोर्ड इन, वेयर इज द डाटा स्टोर्ड इन आरडीबीएमएस? ट्रीज में, लिस्ट में,
टेबल्स में या नेटवर्क में। RDBMS का मतलब होता है रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें डाटा कहाँ स्टोर होता है? टेबल के अंदर, टेबल की फॉर्म में इसमें डाटा स्टोर होता है। इनमें से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज? बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रन है या पास्कल है? तो इनमें से दोस्तों जो क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा, जो कंप्यूटर की साइंटिफिक भाषा हो जाएगी दोस्तों, बेसिक हो जाएगी। बेसिक इज ए साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। व्हाट नंबर सिस्टम कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड? मतलब कि कंप्यूटर जो है कौन सी जो संख्या प्रणाली है, नंबर सिस्टम है, उसको समझ सकता है। बाइनरी को समझ सकता है, हेक्साडेसिमल को समझ सकता है, ऑक्टल को समझ सकता है या डेसिमल को समझ सकता है। साथियों, अपने अगर कंप्यूटर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो कंप्यूटर के अंदर दोस्तों एक टॉपिक है डेसिमल कन्वर्जन का। तो दोस्तों डेसिमल कन्वर्जन का टॉपिक इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो अपना कंप्यूटर है, कोई भी कंप्यूटर है दोस्तों, वो केवल बाइनरी भाषा समझता है। अगर किसी कोड को दोस्तों, अगर कोई कोड हेक्साडेसिमल में भी लिखा गया है दोस्तों, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके तभी दोस्तों कंप्यूटर को समझ सकता है। कंप्यूटर केवल बाइनरी जो है नंबर सिस्टम के ऊपर काम करता है। प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई? साथियों, कब शुरू की गई? ये की गई 11 अक्टूबर 2014 को। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो। हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के सांसद हैं, हरियाणा के अंदर जो लोकसभा के सांसद हैं वो 10 हैं। तो 10वें महीने में ही जो है, अक्टूबर के महीने में शुरू की गई। दोस्तों क्वेश्चन कई बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन का जो एग्ज़ाम है उसमें कई बार कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए आपको बड़े ध्यान से एग्जाम करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बहुत ही कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा के अंदर कितने MP हैं, मतलब कि कितने सांसद हैं। अब दोस्तों सांसद तो लोकसभा में भी होते हैं, राज्यसभा में होते हैं। अब लोकसभा की बात करें तो 10 सांसद हैं और राज्यसभा की बात करें तो दोस्तों 5 सांसद हैं। तो टोटल हरियाणा के अंदर 15 सांसद हो गए। तो साथियों उस जो है क्वेश्चन में 10 भी ऑप्शन में था और 15 भी ऑप्शन में था। तो साथियों उस एग्ज़ाम में 15 आंसर को जो है राइट आंसर माना गया, जो कि बिल्कुल सही आंसर था, क्योंकि उसने कहा गया एग्जाम में यही पूछा गया था हरियाणा के अंदर कितने सांसद हैं। सांसद तो दोस्तों 10 लोकसभा के और 5 राज्यसभा के, तो टोटल 15 सांसद दोस्तों हरियाणा के अंदर अपने हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन थोड़ा करंट का है। मुंबई वासियों के लिए भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू किए गए माई स्टैंप की प्रमुख विशेषता क्या है? क्या विशेषता हो जाएगी दोस्तों? अपनी व्यक्तिगत डाक स्टैंप प्राप्त करो, इसकी जो है भारतीय डाक सेवा की जो है ये प्रमुख विशेषता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। भारत के कितने राज्य म्यांमार की सीमा से सटे हैं? दोस्तों म्यांमार जो देश है, यहाँ इस देश से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं जो हरियाणा के एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, और इस क्वेश्चन के साथ साथ में आप वो जो क्वेश्चंस बनते हैं मैं उनको सभी क्वेश्चन को करवाने वाला हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत के कितने राज्य हैं म्यांमार से सटे हुए हैं? 6 राज्य, 3, 4 या 5? दोस्तों भारत का नॉर्थ ईस्ट का जो दोस्तों नक्शा है वो कुछ इस प्रकार से बनता है, ये कुछ इस प्रकार से बनता है साथियों। तो इसमें जो है यहाँ पे म्यांमार है साथियों, यहाँ से म्यांमार है। तो यहाँ पे दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे दोस्तों नागालैंड है, यहाँ पे दोस्तों मणिपुर है, और यहाँ पे दोस्तों जो है मिजोरम है। मतलब कि 4 जो राज्य हैं अपने भारत के, वो म्यांमार से जो है टच करते हैं, सीमा जो है बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 राज्य। तो कौन कौन से? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। मतलब कि 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ जो है सीमा बनाते हैं। अब जो क्वेश्चन निकल के आता है, क्वेश्चन ये आता है जो म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या है? म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा इसको हम बोलते हैं। अब दोस्तों जब म्यांमार की बात चल पड़ी है तो हम इसकी कैपिटल भी यहीं याद करेंगे। कैपिटल क्या है इसकी दोस्तों? नायपीडा। दोस्तों ये थोड़ा सा वर्ड ऐसा ही कंफ्यूजिंग सा वर्ड है जो इसकी कैपिटल का नाम है। आप इसको किसी और तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब जो बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा, वो पूछा गया कि जब भारत आज़ाद हुआ, भारत कब आज़ाद हुआ? 15 8 1947 को। तो भारत के बाद कौन सा देश आज़ाद हुआ?
दोस्तों बहुत बेतुका सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम इसको तरीके से पढ़ें दोस्तों थोड़ा ये क्वेश्चन बनता भी है। क्वेश्चन पूछा गया भारत के बाद किस भारत के जो साथी देश को आज़ादी मिली? तो किसको मिली दोस्तों? म्यांमार को मिली। कब मिली? मिली 3 जनवरी 1948 को, मतलब कि 5 महीने के बाद म्यांमार को आज़ादी मिली। साथ ही ऐसे ऊट पटांग क्वेश्चन जो है हरियाणा के एग्जाम में पहले कई बार पूछे गए हैं दोस्तों, लेकिन अगर एनटीए ने आपका एग्जाम लिया तो आपका बहुत ही बेहतरीन और अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अगर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आपका एग्जाम लिया दोस्तों, वही जो है ऊट पटांग क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं पुलिस के बारे में। करनाल पुलिस की रेंज के अंदर कौन सा जिला नहीं आता दोस्तों? तो कौन सा नहीं आता? पानीपत में आता है, कैथल में आता है, करनाल में आता है, झज्जर नहीं आता। अगर मैं आपको डीजीपी की बात करूँ, यहाँ पुलिस की बात चल पड़ी है दोस्तों, तो डीजीपी कौन है? अपने शत्रुजीत कपूर अपने डीजीपी हैं। और अपने यहाँ हरियाणा पुलिस है दोस्तों, वो किसके अंडर आती है? गृह मंत्री के अंडर। गृह मंत्री इस टाइम कौन है? अपने जो सीएम साहब है। सीएम साहब कौन? नायब सिंह सैनी जी अपने, उनको वित्त मंत्री भी वही है और गृह मंत्री भी दोस्तों वही अपने नायब सिंह सैनी जी। क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी जगह है, राज्य में कौन सी जगह है संत सूरदास? साथियों बहुत फेमस नाम है, बहुत ही अपने प्राचीन हरियाणा में दोस्तों जो है बहुत बड़ा नाम जो है इनका हुआ है। सूरदास के जन्म स्थान के रूप में किसको जो है जाना जाता है जन्म स्थान के रूप में? तो दोस्तों ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फरीदाबाद में दोस्तों एक जगह है सीही गांव का नाम है दोस्तों। तो सीही में ही संत सूरदास के जो जन्म के रूप में दोस्तों उसको माना जाता है। अब इसके बारे में दोस्तों जो है एक क्वेश्चन और क्या बनता है, क्वेश्चन पूछा गया कि संत सूरदास जो है किस मुगल बादशाह के समकालीन थे? तो सारे किस मुगल बादशाह के समकालीन थे संत सूरदास? थे अकबर के समकालीन थे। और एक और पॉइंट नोट करो यहाँ पे, जो संत सूरदास दोस्तों आंखों से अंधे थे, मतलब कि ये जो थे दोस्तों ब्लाइंड थे, मतलब आंखों से अंधे थे, अंधे कवि थे दोस्तों। और एक और जो है एक फेमस हस्ती जो है वो भी अकबर के समकालीन थी। कौन था दोस्तों? अकबर के समकालीन सूरदास तो था ही था, लेकिन इसके अलावा और कौन था? वो था दोस्तों मीराबाई। आपने बहुत नाम सुना दोस्तों मीराबाई का, तो मीराबाई भी अकबर के सबसे समकालीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। हरियाणा भारत में पशुपालन में डैश के बाद आता है, मतलब कि हरियाणा से पहले कौन आता है, ये बात पूछी गई है इसमें। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है, बल्कि हरियाणा से पहले कौन आता है? कौन आएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बपोली जो है, बपोली हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है? बपोली दोस्तों आपने सुना होगा पानीपत। बपोली जो है हरियाणा के जो पानीपत है, पानीपत दोस्तों हरियाणा का एकमात्र जिला जिसका गठन 2 बार किया गया है साथियों, उस जिले के अंतर्गत जो है बपोली आता है साथियों। इस क्वेश्चन में पूछा गया देहाती मेला जो है कहाँ जो है देहाती मेले का आयोजन दोस्तों कहाँ किया जाता है? कैथल के अंदर। अब दोस्तों कैथल के मैं इस पॉइंट में एक और पॉइंट जो है ऐड करना चाहूँगा। हरियाणा के अंदर 4 ऐसे जिले हैं जिनका गठन 1 नवंबर 1989 को किया गया। अब वो 4 जिले कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो कैथल हो गया, एक दोस्तों पानीपत हो गया, एक दोस्तों हो गया आपका रेवाड़ी, एक हो गया आपका यमुनानगर। आप इसको याद कर सकते हो PKRY के नाम से। इस आप थोड़ा सा आपको याद रहेगा, P फॉर पानीपत, K फॉर कैथल, R फॉर रेवाड़ी, Y फॉर यमुनानगर। PKRY के नाम से आप इसको याद कर सकते हो। 4 ऐसे जिले हैं जिनका जो गठन 1 नवंबर 1989 को किया गया दोस्तों। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी दोस्तों किस खेल से संबंधित है? ये हो जाएगी दोस्तों दौड़ से दोस्तों ये संबंधित है। और अगर आपको ऑप्शन में दौड़ ना मिले और दौड़ में आपको दोस्तों है एथलेटिक्स मिले दोस्तों, और एथलेटिक्स आप लगा सकते हो, क्योंकि एथलेटिक्स भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध जो है सर्वेश्वर महादेव मंदिर, एक बहुत फेमस दोस्तों प्राचीन मंदिर है। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? JK बिरला ने, बाबा तारकनाथ ने, श्रवणनाथ ने, शिवगिरी ने।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बाबा श्रवणनाथ। बाबा श्रवणनाथ ने ही सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा है। अब साथियों कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र जो जिला है, कुरुक्षेत्र जिले की स्थापना कब हुई? 23 जनवरी 1973 को इस जिले की स्थापना की गई दोस्तों। और करनाल से जो जिला है साथियों, करनाल जिले से अलग जो है करके इसकी स्थापना की गई। हरियाणा राज्य को अप्रैल 2019 में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए, मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए कितने समूहों में विभाजित किया गया दोस्तों? तो कितने समूहों में विभाजित किया गया? 14 समूह में। हरियाणा को अप्रैल 2019 में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 14 समूहों में विभाजित किया गया दोस्तों। भाषा के आधार पर पंजाब में से किस किस राज्य का दोस्तों निर्माण किया गया? और दोस्तों राजस्थान का निर्माण नहीं किया गया पंजाब में से, और दोस्तों राजस्थान यहाँ भी है, और दिल्ली का भी निर्माण नहीं किया गया दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। 2 ऐसे राज्य हैं जिनका निर्माण भाषा के आधार पर पंजाब से अलग करके किया गया। अब आप सभी जानते हैं कि हरियाणा का जो निर्माण हुआ, हरियाणा की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई 1 नवंबर 11/1966 को की गई। लेकिन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की भी स्थापना की गई। वो कब की गई दोस्तों? वो की गई 25 जनवरी 1971 को। 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश की स्थापना एक अलग राज्य के रूप में की गई। 28वां क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से क्या बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है? दोस्तों इस मॉक टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन में जैन अपना धर्म है, जैन जो है धर्म है दोस्तों, उससे रिलेटिव, उससे संबंधित एक क्वेश्चन आया था दोस्तों महावीर तीर्थंकर का। मैंने आपको वहीं बताया था कि 2 ऐसे टॉपिक हैं प्राचीन हिस्ट्री के अंदर जो बहुत साथियों, आप प्राचीन हिस्ट्री में कुछ करो ना करो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जो है एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर बौद्ध धर्म और जैन धर्म का दोस्तों बिल्कुल घोड़ के पी जाओ। मैं आपको बार बार कहूँगा दोस्तों, यहाँ से 110% क्वेश्चन बनना है। अब इस क्वेश्चन में पूछा गया कि बौद्ध धर्म के 3 रत्नों का हिस्सा नहीं है। तो 3 रत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध भी है, संघ भी है, धर्म भी है, लेकिन अहिंसा बौद्ध धर्म के जो है उसके जो 3 रत्न हैं दोस्तों, उसका हिस्सा नहीं है। अम्बाड़ा दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है? अम्बाड़ा साथियों, अम्बाड़ा है दोस्तों आम के लिए प्रसिद्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अम्बाड़ा जो है आम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा आम। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार अध्याय 10 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायत समिति द्वारा नियुक्त नहीं की जाती? तो कौन सी नहीं की जाती दोस्तों? सामाजिक न्याय समिति भी नियुक्त की जाती है, सामान्य समिति भी नियुक्त की जाती है, वित्त लेखा परीक्षण भी नियुक्त की जाती है। स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति जो है इसमें हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 के अनुसार अध्याय 10 के में जो है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति जो है नियुक्त नहीं की जाती। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र रोहतक जिले में स्थापित किया गया दोस्तों। हरियाणा में भिवानी जिले के विकास कृष्ण यादव ने 2010 के एशियाई खेलों में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? साथियों मैं आपको एक बहुत बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। बात क्या रहेगी, अगर आपको कोई भी खिलाड़ी मिले, कोई खिलाड़ी का मतलब जब आप पढ़ते हो तो अगर किसी खिलाड़ी का नाम आता है, तो अगर वो खिलाड़ी स्पेशली हरियाणा से है, तो दोस्तों आपको उस खिलाड़ी का उस प्लेयर का एक तो दोस्तों खेल, वो किस खेल से संबंधित है दोस्तों, और एक उसका जिला। आपको दोस्तों ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर सिर्फ यही पूछता है कि सपोज करो ए नाम का कोई प्लेयर है, तो इसका जो जिला कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, या इसका गेम कौन सा है दोस्तों, यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं बनता। अब जैसे इसी क्वेश्चन पूछा गया कि भिवानी जिले के कृष्ण यादव। अब आपको ये पता होना चाहिए भाई कृष्ण यादव जो है, विकास कृष्ण यादव भिवानी जिले से हैं और एशियाई खेलों में इसने स्वर्ण पदक जीता। लेकिन ये कौन से खेल में जीता दोस्तों? जो मैंने आपको अभी बताया कि या तो उसका गेम पूछेगा या दोस्तों डिस्ट्रिक्ट पूछेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मुक्केबाजी। अब हमको इस क्वेश्चन के अंदर विकास कृष्ण यादव की बात की, हमने इस विकास कृष्ण यादव की बात की, तो विकास कृष्ण यादव का गेम मुक्केबाजी हो गया और डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, इसका डिस्ट्रिक्ट हो गया भिवानी।
तो इस तरीके से आपको जब भी किसी खिलाड़ी की बात चले तो आपको वहाँ उसका डिस्ट्रिक्ट और उसका गेम जरूर पता होना चाहिए। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा जो है किसको कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है दोस्तों जींद को। बहुत ही आसान क्वेश्चन है साथियों। रोहतक का शौरी बाजार, रोहतक का शौरी बाजार दोस्तों हरियाणा का सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन ये किस चीज़ का बाजार है साथियों? ये बाजार हो जाएगा कपड़ा का, कपड़े का बाजार है साथियों रोहतक का शौरी बाजार। अब दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है कि किंवदंतियों के अनुसार जींद में जयंती देवी मंदिर का निर्माण किसने कराया? दोस्तों जींद में आपको पता है कि जींद को क्या कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा। अभी आपने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया कि जींद में जयंती देवी का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया? अशोक ने, कनिष्क ने, समुद्रगुप्त ने? नहीं दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पांडवों ने। पांडवों ने जींद में जयंती देवी का निर्माण कराया दोस्तों। अरावली पहाड़ी, अरावली पहाड़ी का सबसे ऊंचा क्षेत्र दोस्तों कहाँ है? कितनी ऊंचाई? सबसे ऊंचे क्षेत्र की 652 मीटर ऊंचाई है, और उसे क्या कहा जाता है? करनाल की पहाड़ियाँ, सिरसा की पहाड़ियाँ, हिसार की पहाड़ियाँ? नहीं दोस्तों, डोंसी की पहाड़ियाँ, डोंसी की पहाड़ियाँ दोस्तों इसको कहा जाता है अरावली पहाड़ी। और अरावली का जो प्रवेश द्वार है दोस्तों किसको कहा जाता है? अरावली का प्रवेश द्वार गुरुग्राम को, गुरुग्राम को अरावली का प्रवेश द्वार कहा जाता है। माधोगढ़ का प्राचीन किला, दोस्तों माधोगढ़ का जो प्राचीन किला है हरियाणा के किस जिले में स्थित है? माधोगढ़ का प्राचीन किला है दोस्तों हरियाणा के हिसार में, झज्जर में, महेंद्रगढ़ में, सिरसा में दोस्तों हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित है। और दोस्तों माधोगढ़ का जो प्राचीन किला है ये बनवाया किसने है? मतलब कि किस राजा के जो नाम है इसके जो निर्माण किया गया था? तो माधो सिंह ने, माधो सिंह ने इसका नाम जो है निर्माण कराया, और अपने नाम से ही दोस्तों जो है इसका नाम रख दिया। दोस्तों 38 क्वेश्चन में हम बात करेंगे हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल है? दोस्तों अपने ये बहुत फेमस मिल है सरस्वती शुगर मिल। ये हरियाणा के यमुनानगर जिले में जो इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? 1933 के अंदर सरस्वती शुगर मिल की स्थापना की गई थी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म आप सभी को पता है कि हरियाणा के हिसार जिले में एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म है। और हरियाणा में जो लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण होता है दोस्तों वो कहाँ पे किया जाता है? ये भी दोस्तों अपने हरियाणा के हिसार जिले में लोहे के पाइपों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। अब साथियों हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ। इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा गया कि सिलेक्ट द सिनोनियम ऑफ द गिवन वर्ड करेक्टर, मतलब कि समानार्थी शब्द बताना है करेक्टर का। तो सब साथियों क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रेड। ट्रेड जो है इस करेक्टर शब्द का एक सिनोनियम शब्द है। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। अब क्या दोस्तों इसका मतलब बताना है भाई, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन OWS, इसका जो राइट आंसर बताना है। ए डॉक्टर हु स्पेशलाइज इन स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीज, जो डॉक्टर हार्ट की जो डिसीज होती है जो उनको डील करता है, जो उसमें स्पेशलिस्ट है, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? कार्डियोलॉजिस्ट। और डायटिशियन दोस्तों किसका बोला जाता है? जो दोस्तों बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, इनको बोला जाता है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करूं, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड, मतलब कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ही है, ये बताना है। वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है दोस्तों, उसको बोलते हैं हम ओमनिशिएंट। ओमनिशिएंट जो दोस्तों सब कुछ जानता है। सिलेक्ट द रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड, रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड के बारे में बताना है दोस्तों। जो रॉन्ग स्पेल्ड मतलब कि 3 सही है और 1 गलत है। मैनिपुलेट सही है, मेडिवल सही है, मैरिज सही है, तो गलत कौन सा हो जाएगा? मेंटेनेंस, ये जो है गलत है। 45 सिलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, दोबारा से रॉन्ग जो वाला क्वेश्चन है दोबारा गलत आया दोस्तों, तो उसका जो गलत वाला बताना है। 3 सही है 1 गलत है, ये सही है, ये सही है दोस्तों, ग्रामर सही है, तो ग्रीवियस ये जो है गलत हो जाएगा साथियों। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, गिव इट अ शॉट, दोस्तों ये आपका मुहावरा है, इसको बताना है। गिव इट अ शॉट, गिव इट अ शॉट का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्राई समथिंग, फिर ट्राई करा, उसको ट्राई किया जाए तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सिलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, कॉल इट अ डे,
कॉल इट अ डे का जो सही आंसर हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, कॉल इट अ डे का ABCD दोस्तों, टाइम टू क्विट। टाइम टू क्विट इस ईडियम का जो सही आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ये दोस्तों ये क्वेश्चन है, यहाँ से लेकर के यहाँ क्वेश्चन है, डैश इन नागपुर वी आर अनविलिंग टू मूव टू अनदर सिटी। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, वी आर अनविलिंग, मतलब कि प्रेजेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सिंस वी हैव बीन लिविंग इन नागपुर वी आर अनविलिंग टू मूव अनदर सिटी। 49 की अगर बात करें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, ही हैज़ बीन डैश माई बर्थडे ऑल वीक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, ही हैज़ बीन के साथ दोस्तों ING फॉर्म लगती है, तो सीधा ये ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। तो दोस्तों ग्रामेटिकल एरर है वो बताना है कहाँ है। क्वेश्चन शुरू होते हैं यहाँ से यहाँ तक। द बुक प्रोवाइड एम्पल गाइडेंस एंड प्रैक्टिसेस इन लर्निंग इंग्लिश कन्वर्सेशन इफेक्टिवली फॉर द एज ऑफ ग्रुप। तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, द बुक प्रोवाइड। तो द बुक प्रोवाइड दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये इसमें गलती थी साथियों। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन ग्रामेटिकल एरर। फिर से दोस्तों ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ से यहाँ तक। वाइल वी वुड लाइक ऑल इंडियन चिल्ड्रन टू गो टू स्कूल वी नीड टू पॉन्डर वाई दे डज नॉट। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाई दे डज नॉट। ये क्वेश्चन का मतलब ये गलती है दोस्तों, इसमें ये ग्रामेटिकल एरर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। ये दोस्तों सेगमेंट है, इफ देयर इज नो नीड टू सब्स्टिट्यूट इट देन सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है, मतलब कि क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से बनता है, ऑन द से आगे दोस्तों, ऑन द एकेडमिक फ्रंट यू आर लाइकली टू आउटशाइन अदर एंड टेक अप ए बेटर कैरियर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें इम्प्रूवमेंट करके बताना है दोस्तों। तो ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, नो इम्प्रूवमेंट। इसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत नहीं है साथियों। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड सब्स्टिट्यूट। ये क्वेश्चन है साथियों, यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन। दोज हु आर ट्रेवलिंग टुडे बाय ट्रेन मे हैव डिलेड इन रीचिंग देयर डेस्टिनेशन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, ट्रैवलिंग टुडे बाय ट्रेन मे गेट डिलेड। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों ये 54th क्वेश्चन ये जो पैसेज का है, और दोस्तों ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसा इस टाइम इस प्लेटफॉर्म पे दोस्तों इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना पाना दोस्तों इम्पॉसिबल है, तो इसलिए आपने ये दोस्तों खुद से करने हैं। अब हम चलते हैं हिंदी पे चलते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों हिंदी के जो 15 क्वेश्चन दोस्तों साथियों में कवर करेंगे। 56th क्वेश्चन पूछा गया, भोजन प्लस आल्य भोजनालय। इसमें दोस्तों कौन सी संधि है, दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि। दोस्तों आ बन गया इसमें आ, तो आ के साथ कौन सी संधि हो जाएगी, वृद्धि संधि। दोस्तों संधि कितने प्रकार की होती है, संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और साथ ही जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि आगे 5 टाइप की होती है। इनमें दोस्तों 4 टाइप तो ये होंगे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, और दोस्तों 5वां टाइप हो जाएगा आयादी संधि। तो साथियों इस प्रकार से आपने इसके पार्ट भी याद रखने हैं। 57 में पूछा गया कि निम्न में से अव्ययी भाव समास किसमें है। अव्ययी भाव समास दोस्तों करुणापूर्ण, चतुर्भुज, कमल नयन, यथासंभव। तो दोस्तों अव्ययी भाव समास जो हो जाएगा वो हो जाएगा यथासंभव में। यथासंभव ऑप्शन में इसी केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव की समास की पहचान क्या होती है दोस्तों, इसमें कुछ कोड वर्ड होते हैं, अनु, अ, प्रति, भर, यथा, यावत। तो कुछ ये 4 से 5 कोड वर्ड होते हैं दोस्तों जिससे अव्ययी भाव की पहचान हो जाती है।
या इस ऑप्शन में आप देख सकते हो यथा जो है ये एक और वर्ड है, इसमें अव्ययभाव समास हमने बड़ी आसानी से ऑप्शन चुन लिया दोस्तों। जिस वाक्य में इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जोड़े जाते हैं दोस्तों, वो क्या कहलाते हैं, वो साथियों उनको क्या कहा जाता है। 58 का जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य दोस्तों में होते हैं जिनमें इसलिए और क्योंकि लेकिन परंतु आदि के चार शब्द हैं दोस्तों, संयुक्त वाक्य में जोड़े जाते हैं। 59 की अगर हम बात करूँ, तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाया, दोस्तों अलंकार का क्वेश्चन है, अलंकार के बारे में पूछा गया है। तरनी तनुजा तट तमाल तरोवर बहुछाया कौन सा अलंकार है साथियों, ये हो जाएगा यमक उपमा अनुप्रास या श्लेष। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अलंकार का वो हो जाएगा अनुप्रास। अनुप्रास अलंकार इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है। गर्व करना, गर्व करना विकल्पों में से दिए हुए किस मुहावरे का अर्थ है गर्व करना दोस्तों, गर्व करना हो जाएगा ऑप्शन ए सी या बी या डी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऐंठ कर चलना। ऐंठ कर चलना गर्व करने विकल्पों में से दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। 61 की अगर मैं बात करूं, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो दोस्तों कौन सा इसके अंतर्गत नहीं आएगा, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर या विपरीत स्वर। तो डी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जब जीभ की हम बात करते हैं जीभ के आधार पर, तो जीभ के आधार पर दोस्तों तीन चीजें आती हैं, अग्रस्वर, पश्च स्वर, मध्य स्वर। तो विपरीत स्वर जो है होठों के आधार पर दोस्तों ये आता है। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है दोस्तों, शुद्ध शब्द बताना है कौन सा है। शुद्ध शब्द हो जाएगा दोस्तों, शुद्ध शब्द हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बी सी या डी। तो अंतर्धान जो है इसका शुद्ध शब्द है। 63 की बात करो, इनमें से क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है दोस्तों। जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जो नहीं है वो बताना है दोस्तों। व्यक्तिवाचक गोवा, हिमालय, होली या पूर्व। तो जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा गोवा। गोवा व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, गोवा जातिवाचक संज्ञा दोस्तों। अब अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ मैं, निम्नलिखित में से क्या एक संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है दोस्तों, वो बताना है जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। तो वहाँ जहाँ जो सो, तो दोस्तों ये सब संबंधवाचक हैं। जो संबंधवाचक नहीं है वो दोस्तों हो जाएगा यह जो है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। 65 की अगर बात करूँ साथियों, 65 की अगर बात करूँ मैं, तो चर्चा शब्द से बड़ा विशेषण, चर्चा शब्द से जो बड़ा विशेषण है साथियों वो क्या हो जाएगा, चर्चाएं, चर्चा, चर्चा, चर्या। तो दोस्तों सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा। 66 की बात की गई है कभी कभी एक दोस्तों किस प्रकार का विशेषण है कभी कभी हो जाएगा दोस्तों परिमाणवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक। नहीं दोस्तों समय की बात की गई कभी तो क्या हो जाएगा कालवाचक। साथियों मैं आपको बीच में थोड़ा सा 10 सेकंड का टाइम लेना चाहूँगा। साथियों इस सीरीज़ को आप लगातार फॉलो कीजिए। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो दोस्तों। आप हमारे व्हाट्सएप का दोस्तों हमने नंबर दे रखे हैं, हमारे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है साथियों, वहाँ से जो ले सकते हो दोस्तों। आप लगातार जो है मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस कीजिए, आप हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। आपको 5 से 6 मॉक टेस्ट के बाद दोस्तों आपको खुद से लगने लग जाएगा कि हाँ भी बेहतरीन से बेहतरीन जो है क्वेश्चन हम करा रहे हैं। और दोस्तों इसमें केवल 100 क्वेश्चन ही नहीं, हमने दोस्तों 66 क्वेश्चन भी हम वहाँ रखे हैं दोस्तों। और आपने देख ही लिया होगा हम हर क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन कर रहे हैं। मतलब अगर हम 100 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं दोस्तों, तो हमारे 300 से 400 क्वेश्चन जो है हम उसको क्लियर कर देते हैं दोस्तों। 67 क्वेश्चन की अगर बात करूँ, 67 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, मतलब कि मेल शब्द बताना है दोस्तों। मेल, बहुदिया, साध्वी, डिबिया या संचालक। तो दोस्तों इन चारों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग हो जाएगा, संचालक। संचालक शब्द एक पुल्लिंग शब्द है। उसने उसे छल से पराजित किया में छल में कौन सा कारक है, छल में मतलब छल से, कर्ता ने कर्म को कर्ण से। तो दोस्तों कर्ण जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए शब्दों में से एक शब्द तत्सम है, उन्हें चिह्नित कीजिए। तत्सम शब्द बताना है दोस्तों 69 क्वेश्चन में। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पोथी, घर, पानी या अन्न। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा जो तत्सम शब्द है अन्न। अन्न जो है एक तत्सम शब्द है जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 70 क्वेश्चन, किस शब्द में उत, उपसर्ग,
उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। तो दोस्तों कौन सा क्वेश्चन हो जाएगा? उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया है। इसमें भी किया गया है, इसमें भी किया गया है, इसमें भी किया गया है। तो अत्यधिक इसमें दोस्तों अत्यधिक का अगर हम इसको तोड़ेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो उसका बनेगा अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक। दोस्तों इसमें उत की बात की गई, उत तो इसमें है ही नहीं, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब साथियों हम इसमें मैथ के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। साथियों आप पेन कॉपी लेकर के बैठिएगा और मेरे साथ साथ जो है क्वेश्चन सॉल्व करते चलिएगा। क्वेश्चन पूछा गया कि श्रेणी में 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं? दोस्तों इसमें दहाई के अंक की बात की गई है, इकाई के अंक की बात नहीं की गई है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टेंस इन द रेंज ऑफ 1 से लेकर के 99 तक दहाई के। दोस्तों अगर मैं 1 से 9 की बात करूँ, 1 से 9 में तो दहाई के अंक है ही नहीं, 1 से 9 में दहाई के दोस्तों अंक है ही नहीं। दहाई के अंक कहाँ से चलेंगे? 10 से लेकर के 99, मतलब कि दोस्तों 90, 10 से लेकर के दोस्तों 90 में कितने आएंगे? 99 में दोस्तों 90, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा 90। ऐसे कुल अंक है जो 1 से लेकर के 99 संख्या में आते हैं। अब दोस्तों 72 की बात करें, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य है? प्राइम नंबर बताना दोस्तों। प्राइम नंबर वो होते हैं जिसका दोस्तों कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे दोस्तों 3 है, 3 का कोई फैक्टर नहीं है। जैसे 7 है, 7 का कोई फैक्टर नहीं है। मतलब कि या तो 3 हो या फिर एक फैक्टर हो। 7 के दोस्तों फैक्टर क्या बन सकते हैं? तो 7 ही है या फिर एक फैक्टर है। जैसे अगर मैं बात करूँ ऐसे 17 का दोस्तों कोई फैक्टर नहीं है, 17 खुद फैक्टर है एक और एक है साथियों। ऐसे 19 दोस्तों खुद फैक्टर है और एक फैक्टर है। ऐसे बताना दोस्तों इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है। अगर हम इस ऑप्शन की बात करूं दोस्तों तो 243 को हम 3 से भाग करते हैं, मतलब कि इसका एक फैक्टर 3 बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये नहीं हो सकता। अगर मैं 273 की बात करूं, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, इसका राइट आंसर नहीं है। अब बात बचता है दोस्तों ये ऑप्शन। इनमें से अगर मैं 263 और 253 में बात करूँ दोस्तों, इनमें से तो कौन सा प्राइम नंबर हो जाएगा? अगर मैं 253 की बात करूँ दोस्तों, 253 तो है 23 का जो है इससे भाग हो जाएगा पूरा, तो ये इसका फैक्टर नहीं हो सकता। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 263 एक ऐसा नंबर है जो इन नंबरों में से जो प्राइम नंबर है साथियों। दोस्तों अब हम करेंगे 73rd क्वेश्चन। 73rd में क्या कहा गया कि 0.023436 और 36 के ऊपर जो है बार है, इसको जो है सोल्व करना है, सोल्व करके इसको लिखना है। अब साथियों इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं? इस क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या रहेगा दोस्तों? सबसे आसान तरीका दोस्तों क्या रहेगा? सबसे क्या लिखते हैं इसमें 236 जो दिया है ना पॉइंट के बाद, जो दिया होता है जो पॉइंट के बाद वो लिख लिया। जीरो हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जीरो की कोई बात है नहीं इसमें। अब इसमें दोस्तों माइनस करना होता है। माइनस करनी वो चीज़ होती है जिसके ऊपर बार नहीं होता। अब 02 के ऊपर बार नहीं है, बल्कि 2 माइनस कर दिया इसमें से, ये हो गया दोस्तों। और नीचे क्या आएगा साथियों? जितने के ऊपर बार है उतने 9 और जितने के ऊपर नहीं है उतने 0। ये है साथियों, ये सबसे आसान तरीका है। मतलब मैंने कैसे किया, जो पॉइंट के बाद टर्म है वो लिख ली मैंने 0236, ये मैंने 0236 लिख लिया साथियों। अब इसके बाद इसमें से माइनस करना होता है। माइनस क्या चीज़ करनी होती है? जिसके ऊपर बार नहीं होता। जैसे 02 के ऊपर बार नहीं है तो 02 मैंने माइनस कर दिया इसमें से। अब ऊपर मेरे पास क्या गया? 234। और दोस्तों नीचे कैसे लिखना होता है? जितने के ऊपर बार है उतने तो 9। जैसे 36 के ऊपर बार है, 3 और 6 मिलकर दो टर्म के ऊपर जो है बार है, तो 2 हमने 9 के लिख लिए। और 2 के ऊपर बार नहीं है पॉइंट के बाद, तो क्या हो जाएगा इसमें? 2 जो है 0 आ जाएंगे। अब इसको आप काटोगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 चौके 8, 2 में 18, 2 पे 10, 0। अब दोस्तों 117 बटे 4950 आ गया। अब ये किस पे कटेगा? 9 पे कट जाएगा। 9 एकम 9, 9 27, 9 5 45, 9 5 45 0। तो 13 बटे 550 साथियों, 13 बटे 550 ऑप्शन में दिख रहा कहीं? जी हाँ दोस्तों, 13 बटे 550 अपना डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 74 की। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए जो प्राप्त अंकों का प्रतिशत है वो 42% है। मतलब कि 100% में उसको जब वो 42% नंबर लेगा तब वो जो है पास माना जाएगा। यदि अधिकतम अंक कितने हैं? 450 है। मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 450 हैं। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने अंक प्राप्त करना आवश्यक है? दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं? 450 हैं। और उत्तीर्ण होने के लिए कितने चाहिए? 42%।
तो इसने कहा कि परीक्षा में उतरने होने के लिए कितने अंक पूछे हैं। अंक की बात करी तो टोटल अंकों का 42% निकाल दो आप। 450 का 42%, 9 पे, ये 2 पे, 21 में तो 189 इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 75 क्वेश्चन की बात करूँ, एक कक्षा में किसी दिन 5% जो छात्र हैं वो अनुपस्थित रहे, मतलब कि 5% जो बच्चे हैं वो एब्सेंट रहे। यदि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है। अब अगर 5 बंदे एब्सेंट रहे, 5% एब्सेंट रहे तो प्रेजेंट कितने रहे, 95%। एक्चुअल में कितने हैं दोस्तों, वो 38 हैं। मतलब कि 95% की वैल्यू कितनी है, 38। किसकी और दोस्तों निकालने किसकी है, उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या निकालना है। कुल संख्या निकाल दो। 95% की वैल्यू 38, 1% की 38/95 और 100% की निकाल दो। 5 एकम 5, 5 निम 45, 20 पे चले गए, 19 दूनी 38, तो टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, 2 गुणा 40, 2 गुणा 20, 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 76 की बात करता हूँ मैं। 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर, 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाइयों की सटीक माप कर सकने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अधिकतम की बात कीजिए, मतलब कि दोस्तों LCM HCF का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि LCM निकलेगा या HCF निकलेगा। जब इसने हाईएस्ट की बात करी, अधिकतम की बात करी, अधिकतम में क्या आएगा दोस्तों, हाईएस्ट। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कि HCF निकलेगा इसमें। अब कैसे निकलेगा दोस्तों, 45 सेंटीमीटर तो हमने ऐसे रख लिया, 75 सेंटीमीटर ऐसे रख लिया। 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 120 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं, 135 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अब इसमें से दोस्तों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं, इनका आपस में जो माइनस कर लो तो जो है वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। 75 में से 45 गए 30, 120 में से 75 गए 45 और 135 में से 120 गए 15। अब दोस्तों इनमें से भी आप माइनस करोगे तो 15 और 30, तो मतलब कि 15 जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15। दोस्तों ये आपका होमवर्क है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें, इसलिए मैं इसको यहाँ पे करा नहीं सकता था दोस्तों, लेकिन आप इसको अगर 1-2 बार ट्राई करोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसमें वही लगेगा दोस्तों बोर्ड मास का जो इसमें रूल लगने वाला है। 78 क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 20 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है, ठीक है जी, और दूसरे 25 व्यक्ति की औसत आय 2500 रुपये है, तो पूरे समूह की औसत आय पूछी है। दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। 20 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 4000 रुपये है, प्लस 25 व्यक्तियों की औसत आय कितनी है, 2500 रुपये है। टोटल समूह की निकालते हैं, टोटल समूह में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, 20 ये और 25 ये, टोटल 45 हो जाएंगे दोस्तों साथियों। तो 8000 तो दोस्तों ये हो गए, 8000 ये और दोस्तों 625 की 00, 8000 ये हैं दोस्तों, 0 0 5 10 705 00, तो 705 00 को आप 45 से भाग कर दो, जो राइट आंसर आएगा तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 8:3 है और उनका अंतर कितना है, अंतर 120 है। दो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो दो संख्याएं कौन सी हैं दोस्तों, 8 और 3। उनका अंतर पूछा, 8 और 3 का अंतर कितना है, 5। 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक्चुअल में 120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 24। तो सबसे छोटी संख्या पूछी है 3, 24 गुणा 3 24 72, तो 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये बहुत अच्छे से करना है। एक दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है, इनमें से एक को 10% लाभ पर, जो 10% लाभ पर बेची है, लेकिन एक्चुअल में कितने पर बेची, वो 1100 रुपये पर। 10% लाभ पर बेची, मतलब कि 10 की चीज़ 11 में बेच दी, बेची कितने में, वो 1100 रुपये में। RS है, ये
परसेंटेज की हमने बात करी यूनिट के हिसाब से। दूसरे 10% आने पर मतलब कि 10 की चीज़ 9 में बेच दी, एक्चुअल में कितने की बेची 900 रुपये की। जब ये 11 यूनिट 1100 में बेची तो 10 यूनिट कितने में बेची होगी 1000 रुपये में। जब 9 यूनिट 900 रुपये में बेची 10 यूनिट कितने में बेची 1000 रुपये में। अब देखो यहाँ पे भी 2000 रुपये में ली और 2000 में बेच दी, मतलब कि नो प्रॉफिट नो लॉस, लाभ न हानि। दोस्तों 81 क्वेश्चन की बात करते हैं। एक राशि 6 वर्षों में 33% वार्षिक साधारण की दर की तुलना में 37% वार्षिक साधारण की दर से 54 रुपये अधिक प्राप्त करती है। मतलब कि राशि एक ही है, एक जगह था वो 33% साधारण ब्याज की दर से प्राप्त करती है और एक जगह 37% की दर से प्राप्त करती है और 6 वर्षों में 54,000 रुपये अधिक प्राप्त करती है। तो अंतर कितना होगा इसका दोस्तों 4%। 4% का अंतर कितने वर्ष के लिए 6 वर्ष के लिए, मतलब कि 24% की वैल्यू कितनी होगी 54। जब 24% की वैल्यू 54 है, यहाँ पे 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 54/24 गुणा 100। 6 चौको 24, 6 में 54, 4 को 25 से काटे गए, 25 में 225, 225 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं और 8 दिनों में 5 श्रमिक की अर्जित राशि ज्ञात कीजिए। दोस्तों बड़ा आसान क्वेश्चन है। 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमाते हैं। दोस्तों नीचे ऊपर का आता है मैन और दिन और जो है घंटे, नीचे आता है काम, चाहे काम कहे चाहे पैसे कहे तो नीचे आएंगे दोस्तों। अगले 8 दिनों में 5 श्रमिक कितने जो है राशि कमाएंगे। अब दोस्तों ये जो है आप यहाँ सॉल्व कर लीजिए, आपका राइट आंसर आ जाएगा। 5 दिए 15, 3 6 18, एक्स के लिए कितनी आ जाएगी 60 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 6 48, तो 480 रुपये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एटी थ्री क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 83 क्वेश्चन में कहा गया कि कोई बंदा अपने सामान्य गति की 3/4 चाल से, मतलब कि एक्चुअल में 4 कितनी है उसकी, जो चाल है 4 है और डुप्लीकेट चाल कितनी है उसकी 3 से चलते हुए एक आदमी अपने कार्यालय में सामान्य समय से 30 मिनट देरी से पहुंचते हैं। तो कार्यालय पहुंचने में उसे सामान्य रूप से कितना समय लगता है। दोस्तों सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति 4 चाल से चलता था डेली, लेकिन अब वो 3 से चल रहा है, तो सिंपल सी बात है, अगर स्पीड कम होगी तो जो है उसका टाइम ज़्यादा लगेगा। अब हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। एक तो लेंगे हम दोस्तों डुप्लीकेट स्पीड, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। डुप्लीकेट स्पीड एक है इसकी ओरिजिनल स्पीड। डुप्लीकेट कौन सी है 3 वाली और ओरिजिनल कौन सी है दोस्तों 4 वाली। अब जो टाइम पूछा, टाइम कितना उल्टा हो जाएगा इसका, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। अब इसने कहा कि 30 मिनट देरी से पहुंचते हैं, बिल्कुल ठीक है। अगर स्पीड 3 होगी तो 4 मिनट लगेंगे, और स्पीड 4 होगी तो 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस क्या है सेम है। अब 30 मिनट जो है देरी से पहुंचते हैं दोस्तों, 30 मिनट देरी से पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं, क्योंकि एक्चुअल में स्पीड 4 है उसकी, तो 3 टाइम लगेगा, मतलब टाइम कम लगेगा। अगर स्पीड उसने कम कर ली तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब 1 यूनिट की वैल्यू 30 है सामान्य रूप से। सामान्य कौन सा ओरिजिनल में कितना टाइम लगेगा 3 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 30 और 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 90। एट्टी फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। 84th क्वेश्चन में क्या बात कही गई है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 25% अधिक है। ये तो फादर है, ये सन है दोस्तों। क्या कहा गया, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। अगर पुत्र की x है तो फादर की कितनी है x + 25, बिल्कुल ठीक है। 4 वर्ष के बाद, 4 वर्ष को 100 जोड़ लो इसमें, 4 वर्ष के बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुणे से एक जो है कम हो जाएगी। दोस्तों हमने इक्वेशन बना ली। x + 25 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 25 ने 29 हो जाएगा। (3x + 12 - 1) x + 29 3x + 11।
अब दोस्तों 29 में से 11 निकल जाएंगे। अब दोस्तों ये इक्वेशन बन चुकी है x प्लस 29 बराबर 3x प्लस 11। अब जब हम इसको 29 में से 11 जाएंगे दोस्तों 18 बचेंगे, इधर 18 बराबर 2x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 9। अब दोस्तों क्या कहा गया है, इसके पिता की प्रेजेंट एज बतानी है दोस्तों। पिता की प्रेजेंट एज दोस्तों कितनी हो जाएगी 25 प्लस 9, 34 ईयर जो है इसकी जो प्रेजेंट एज है वो दोस्तों हो जाएगी।